हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कवे बुक के बारे में। रात के करीब 11 बजे थे। अर्नव अपनी बालकनी में बैठा था, हाथ में एक कप चाय और सामने टेबल पर रखी थी एक किताब, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आज उसने दिन भर की टेंशन के बाद सोचा कि कुछ ऐसा पढ़ा जाए जो माइंड सेट चेंज कर सके। वो अपनी जिंदगी में कुछ फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। ऑफिस में हर कोई उससे आगे निकल रहा था, हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर रहा था और वो बस एक एवरेज एम्प्लॉय बनकर रह गया था। चीजें उसके कंट्रोल में नहीं लग रही थी और उसे लग रहा था कि जैसे उसकी लाइफ किसी और के हाथ में है। उसने किताब खोली और पहला लेसन पढ़ना शुरू किया, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव लोग अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। वो उन चीजों पर फोकस करते हैं जो उनके कंट्रोल में है, बजाय उन चीजों के जो उनके कंट्रोल में नहीं है। अर्नव को यह लाइन अजीब लगी। मतलब, अगर मेरी कंपनी का बॉस मुझे प्रमोट नहीं कर रहा तो इसमें मेरी गलती कैसे? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन फिर उसने आगे पढ़ा, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग सर्कमस्टांसेस, प्रोएक्टिव लोग खुद के अंदर देखना शुरू करते हैं। वो खुद से पूछते हैं, व्हाट कैन आई डू टू चेंज माई सिचुएशन? They focus on their circle of influence rather than their circle of concern. अर्नव ने कुछ सोचा। वो अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करता था, कभी बॉस, कभी कंपनी, कभी अपने लक को। लेकिन क्या सच में उसने कभी सोचा था कि वो खुद क्या कर सकता है? लेट्स टेस्ट दिस, उसने खुद से कहा। अगली सुबह वो यूजुअल रूटीन में ऑफिस पहुंचा। हर दिन की तरह आज भी बॉस की डांट पड़ी क्योंकि वो किसी डेडलाइन मिस कर चुका था। पहले की तरह वो माइंड में बॉस को कोस सकता था, अपने लक को ब्लेम कर सकता था। लेकिन आज उसने कुछ अलग किया। उसने खुद से पूछा, व्हाट कैन आई डू टू चेंज दिस? वो अपनी सीट पर बैठा और सोचने लगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी लो क्यों है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि वो रिएक्टिव होकर जी रहा था। वो सिर्फ प्रॉब्लम को देखता था लेकिन सॉल्यूशंस पर फोकस नहीं करता था। क्या मैं अपनी टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव कर सकता हूं? उसने खुद से सवाल किया। उसने अगले 1 घंटे में अपनी पूरी दिनचर्या एनालाइज की। उसे समझ आया कि वो अपना टाइम बहुत वेस्ट करता है, सोशल मीडिया, रैंडम गॉसिप, बिना मतलब की मीटिंग्स। ओके, तो सॉल्यूशन यही है कि मैं अपने टाइम को बेटर मैनेज करूं। उसने कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने का फैसला किया। पहला, उसने सुबह ऑफिस आते ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट टास्क्स की लिस्ट बनाई। जो सबसे जरूरी था उसे पहले करने का रूल बनाया। दूसरा, उसने मीटिंग्स में कम बोलने और ज्यादा सुनने का तरीका अपनाया ताकि वो सिर्फ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस में कंट्रीब्यूट कर सके। तीसरा, सोशल मीडिया और यूजलेस डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज किया। उसने अपने फोन में एक ऐप लगा ली जो उसे ट्रैक करने लगी कि वो कितना टाइम कहां बर्बाद कर रहा है। अब उसे कुछ डेज तक वेट करना था कि ये छोटे छोटे बदलाव उसकी लाइफ में क्या इफेक्ट डालते हैं। 3 हफ्ते बाद अर्नव को एक चेंज फील हुआ। उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही थी, बॉस की कंप्लेंट्स कम हो गई थी और सरप्राइजिंगली उसी बॉस ने एक दिन उसकी तारीफ भी कर दी, गुड वर्क अर्नव, यू आर इम्प्रूविंग। पहली बार उसे लगा कि वो अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर सकता है। वो अब चीज़ों के होने का इंतजार नहीं कर रहा था बल्कि एक्टिवली चेंज ला रहा था। उसी रात उसने फिर से किताब खोली और सोचा, अगर पहला हैबिट इतना इम्पैक्टफुल था तो बाकी हैबिट्स कैसे होंगी? अर्नव को पहली बार लगा कि उसकी लाइफ में कुछ कंट्रोल आ रहा है। बी प्रोएक्टिव अपनाने के बाद उसने चीज़ों को डिफरेंटली देखना शुरू किया था। अब वो सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा था बल्कि कॉन्शियसली डिसीजंस ले रहा था। लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि कुछ मिसिंग है। उसने अपनी जॉब में कुछ इम्प्रूवमेंट तो कर ली थी, लेकिन क्या यही उसका एंड गोल था? क्या उसे पूरी जिंदगी बस एफिशिएंसी इंप्रूव करने में लगानी थी? उसने अपनी कंपनी में बड़े बड़े मैनेजर्स को देखा, कई सालों की मेहनत के बाद भी वो स्ट्रेस्ड और अनहैप्पी लगते थे। अगर यही उसकी अंतिम डेस्टिनेशन थी तो क्या वो सच में इस रास्ते पर जाना चाहता था? उस रात फिर से किताब खोली। इस बार अगला लेसन था, बिगिन विद द एंड इन माइंड। बिफोर यू टेक एक्शन, एनविजन योर अल्टीमेट गोल। व्हाट डू यू ट्रूली वांट इन लाइफ? व्हाट लेगेसी डू यू वांट टू लीव बिहाइंड? अर्नव कुछ कंफ्यूज हुआ। एंड गोल, लेगेसी? अभी तो मेरी जिंदगी सही से चल भी नहीं रही, मैं इतने बड़े सवालों के बारे में कैसे सोचूं? लेकिन फिर उसने सोचा, अगर आज से 20 साल बाद
वो अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेगा तो उसे क्या दिखेगा? उसने किताब में आगे पढ़ा, एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाए जो आपके उद्देश्य, मूल्य और लंबी अवधि की दृष्टि को परिभाषित करता है। मिशन स्टेटमेंट, उसने खुद से कहा, जैसे कंपनीज की होती है। फिर उसने सोचा क्यों ना अपनी लाइफ को भी एक कंपनी की तरह देखा जाए। अगर कंपनीज को बिना विजन के नहीं चलाया जा सकता तो एक इंसान अपनी लाइफ बिना विजन के कैसे चला सकता है? किताब में एक एक्सरसाइज थी, अपने अंतिम संस्कार में आप क्या करेंगे? पीपल आर गैदर्ड टू टॉक अबाउट योर लाइफ, व्हाट डू यू वांट देम टू से अबाउट यू? ये पढ़ते ही अर्णव के रोंगटे खड़े हो गए। अगर आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाती तो लोग क्या कहते? ही वॉज अ हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, ही ऑलवेज मेट हिज डेडलाइंस। नहीं, उसे इससे कुछ बड़ा चाहिए था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। मैं चाहता हूं कि लोग कहें कि अर्णव ने अपनी जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल में नहीं बिताई, बल्कि उसने सच में कुछ क्रिएट किया, कुछ ऐसा जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले। मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ सिर्फ एक पे चेक के पीछे भागने की कहानी ना हो, बल्कि एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट की कहानी हो। अब सवाल था, मुझे सच में क्या चाहिए? अर्णव ने सोचा। वो क्या करना चाहता था? क्या वो हमेशा एक कॉर्पोरेट जॉब में रहना चाहता था या उसके अंदर कुछ और करने की इच्छा थी? उसने अपनी ओल्ड मेमोरीज को रिवाइंड किया। उसे लिखने का शौक था। बचपन में वो स्टोरीज लिखा करता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ प्रैक्टिकल लाइफ में वो ड्रीम पीछे छूट गया। क्या मैं सच में अपनी राइटिंग को परस्यू कर सकता हूं? पहले तो ये थॉट अनरियलिस्टिक लगा। राइटिंग में पैसा कहां था? लेकिन फिर उसने किताब की एक और लाइन पढ़ी, अपने वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित अपने आप को सीमित न करें। एनविजन व्हाट यू ट्रूली वांट एंड देन अलाइन योर एक्शंस अकॉर्डिंगली। उसने एक डिसीजन लिया, वो अपनी लाइफ को सिर्फ जॉब तक लिमिट नहीं करेगा, वो राइटिंग को सीरियस लेगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, माई मिशन इज टू क्रिएट स्टोरीज दैट इंस्पायर पीपल। मैं चाहता हूं कि मेरे वर्ड्स से लोगों की जिंदगी में कुछ पॉजिटिविटी आए। अब सवाल था, मैं अपनी डेली लाइफ को इस विजन के साथ कैसे अलाइन करूं? अभी उसकी लाइफ का पूरा फोकस जॉब पर था। वो पूरा दिन ऑफिस में बिताता, फिर घर आकर थक कर सो जाता। अगर उसे राइटिंग को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना था तो उसे कुछ चेंजेस करने थे। 1. टाइम ब्लॉक फॉर राइटिंग। उसने डिसाइड किया कि रोज सुबह 1 घंटा सिर्फ राइटिंग के लिए रखेगा। भले ही ये मुश्किल हो, लेकिन अगर वो सीरियस था तो उसे ये करना होगा। 2. वीकेंड राइटिंग प्रोजेक्ट। उसने सोचा कि हर वीकेंड एक शॉर्ट स्टोरी लिखेगा और उसे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करेगा। 3. लर्न फ्रॉम द बेस्ट। उसने टॉप ऑथर्स की बुक्स और ब्लॉग्स पढ़ना शुरू किया ताकि वो अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव कर सके। अगले कुछ हफ्तों में उसने इस नए रूटीन को फॉलो करना शुरू किया। पहले तो मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट बन गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, राइटिंग करने के बाद वो खुद को ज्यादा अलाइव फील करता था। जॉब अभी भी थी, लेकिन अब वो सिर्फ सर्वाइवल का हिस्सा नहीं थी। अब उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ में कुछ और भी है जो उसे सच में एक्साइट करता है। एक दिन उसने अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी ऑनलाइन पब्लिश की। ये बस एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन यह पहली बार था जब उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ किया था। उस रात उसने फिर से अपनी डायरी खोली और लिखा, आज पहली बार लगा कि मैं सिर्फ जी नहीं रहा, बल्कि अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डिजाइन कर रहा हूं। अर्णव की लाइफ अब पहले जैसी नहीं थी। उसे एक डायरेक्शन मिल गई थी, एक गोल, एक मिशन। राइटिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं रह गई थी, बल्कि उसकी आइडेंटिटी बनने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे वो इस नए पैशन में घुसता जा रहा था, वैसे वैसे उसे एक नई प्रॉब्लम महसूस हो रही थी। टाइम। ऑफिस का वर्कलोड बढ़ता जा रहा था, डेडलाइंस टाइट हो रही थी। घर आते ही वो इतना एग्जॉस्टेड हो जाता कि राइटिंग के लिए एनर्जी ही नहीं बचती थी। वीकेंड्स पर भी वो अक्सर दोस्तों के साथ हैंग आउट या बाकी कामों में उलझ जाता और राइटिंग का टाइम कहीं गायब हो जाता। उसे लगा कि वो फिर से उसी ओल्ड साइकिल में फंसने लगा है, दिन जॉब के नाम और नाइट्स फ्रस्ट्रेशन के नाम। राइटिंग का एक्साइटमेंट था, लेकिन टाइम मैनेज करने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। एक रात जब वो बालकनी में बैठा था, उसने किताब के अगले लेसन को खोला, पहली चीजें पहले।
प्रभावी व्यक्ति कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, इंपॉर्टेंस रादर देन अर्जेंसी। अर्णव को लगा कि ये लाइन उसके लिए ही लिखी गई थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी लाइफ में सच में इंपॉर्टेंट चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ या सिर्फ अर्जेंट चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ? यहीं पर उसे समझ आया कि उसकी प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं थी। प्रॉब्लम थी कि वो अपने टाइम को सही तरीके से एलोकेट नहीं कर रहा था। वो रिएक्टिव होकर हर दिन बस उन चीज़ों को कर रहा था जो अर्जेंट लगती थीं। बॉस का कोई नया काम, किसी दोस्त का अचानक का प्लान, सोशल मीडिया पर किसी का रैंडम मैसेज। लेकिन जो चीज़ सच में इंपॉर्टेंट थी, राइटिंग, वो हमेशा पीछे छूट जाती थी। इस रियलाइजेशन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन उसने अपने पूरे हफ्ते का एक स्केड्यूल बनाया। इस बार उसने काम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट। अर्जेंट टास्क्स वे थे जिन्हें तुरंत अटेंशन चाहिए थी, मीटिंग्स, डेडलाइंस, इमरजेंसी ईमेल्स। इम्पॉर्टेंट टास्क्स वे थे जो उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ से जुड़े थे, राइटिंग, लर्निंग न्यू स्किल्स, फिटनेस और डीप वर्क। फिर उसने खुद से एक सिंपल सवाल पूछा, अगर मैं अपनी लाइफ को अपने वैल्यूज और गोल्स के हिसाब से डिजाइन करूं तो मेरा स्केड्यूल कैसा दिखेगा? पहली चीज जो उसने की वो थी मॉर्निंग का पहला आवर सिर्फ राइटिंग के लिए रिजर्व करना। वो जानता था कि दिन भर की केओस में राइटिंग पीछे छूट सकती थी, लेकिन अगर उसने इसे सुबह सबसे पहले कर लिया तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन इसे रोक नहीं पाएगा। दूसरी चीज, उसने एक टेक्निक अपनाई, टाइम ब्लॉकिंग। अब हर चीज के लिए एक फिक्स्ड टाइम था। ऑफिस के काम के लिए डेडिकेटेड टाइम, सोशल लाइफ के लिए अलग टाइम और राइटिंग के लिए अनशेकेबल टाइम ब्लॉक। तीसरी चीज, उसने नो कहना सीख लिया। पहले वो हर चीज के लिए अवेलेबल रहता था। किसी दोस्त ने अचानक बुला लिया, कोई रैंडम काम आ गया, सोशल मीडिया पर कुछ डिस्ट्रैक्ट कर दिया। अब उसने सीखा कि हर चीज जरूरी नहीं होती। अगर कुछ उसके मिशन के खिलाफ जा रहा था तो उसने उसे मना करना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन मुश्किल लगे। दोस्तों को लगा कि वो अवॉइड कर रहा है, बॉस को लगा कि वो कम एक्सेसिबल हो गया है, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी लाइफ ज्यादा कंट्रोल्ड और पीसफुल हो गई है। अब उसके पास राइटिंग के लिए टाइम था। वो रोज कुछ कुछ लिखता और वीकेंड्स पर लंबी राइटिंग सेशंस रखता। 1 महीने बाद उसने महसूस किया कि उसकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ चुकी थी। अब वो रैंडमली काम करने के बजाय प्रायोरिटी बेस्ड डिसीजंस ले रहा था। एक दिन जब उसने अपनी दूसरी शॉर्ट स्टोरी पब्लिश की तो उसे एक ईमेल आई, हे अर्नव, आई रीड योर स्टोरी एंड इट वॉज अमेजिंग। आई कुड रियली कनेक्ट विद इट। लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर। ये उसका पहला रीडर था जिसने उसे डायरेक्ट ही मैसेज किया था। पहली बार उसे लगा कि उसकी राइटिंग किसी को इम्पैक्ट कर रही है। उसने उस रात अपनी डायरी में लिखा, अब मैं सिर्फ बिजी नहीं हूं, मैं सही चीजों में बिजी हूं। अर्नव की लाइफ में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। अब वो सिर्फ रैंडमली काम नहीं कर रहा था, बल्कि प्रायोरिटी और फोकस के साथ अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहा था। उसका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो गया था और राइटिंग भी एक हैबिट बन चुकी थी। लेकिन एक चीज अभी भी उसे परेशान कर रही थी, उसके रिश्ते, चाहे वो ऑफिस में हो या पर्सनल लाइफ में। वो महसूस करने लगा था कि कई बार लोग उससे नाराज रहते थे। ऑफिस में कॉलीग्स को लगता कि वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गया है क्योंकि अब वो हर काम में हाँ नहीं करता था। घर में पेरेंट्स को लगता कि वो अपनी जॉब और राइटिंग में इतना बिजी हो गया है कि उनके लिए समय ही नहीं निकालता। एक दिन जब उसने अपने दोस्त रोहित से मिलने के लिए टाइम निकाला तो रोहित ने मजाक में कहा, भाई तू सक्सेस की सीढ़ी तो चढ़ रहा है, पर अकेले मत चढ़ जाना। अर्नव को ये बात दिल पर लग गई। क्या सच में वो अपनी ग्रोथ के चक्कर में बाकी लोगों से दूर होता जा रहा था? उसी रात जब उसने किताब खोली तो अगला लेसन था, थिंक विन विन। ट्रू सक्सेस नॉट अबाउट विनिंग ओवर ओदर्स बट अबाउट क्रिएटिंग सिचुएशंस वेयर एवरी विन्स। अर्नव को पहली बार एहसास हुआ कि उसने हमेशा सक्सेस को एक कंपटीशन की तरह देखा था। जैसे ऑफिस में प्रमोशन का मतलब था कि कोई और पीछे रह जाए, राइटिंग में आगे बढ़ने का मतलब था कि उसे बाकी चीजों को इग्नोर करना पड़े। लेकिन क्या सच में हर चीज जीरो सम गेम होती है? उसने अपनी लाइफ को एनालाइज किया। ऑफिस में उसने देखा कि कई बार वो खुद ही अननेसेसरी कंपटीशन क्रिएट करता था। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता तो वो बस खुद को प्रूव करने में लग जाता, बिना ये सोचे कि पूरी टीम को साथ लेकर चलना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। घर में उसे एहसास हुआ कि वो अपने पेरेंट्स और दोस्तों को इग्नोर कर रहा था।
उसे लगता था कि अगर वो उनके लिए टाइम निकालेगा तो उसके पर्सनल गोल्स सफ़र करेंगे, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। What if success is not about me versus them, but me with them? अगले ही दिन उसने एक नया अप्रोच अपनाने की सोची। ऑफिस में जब एक नया प्रोजेक्ट असाइन हुआ तो उसने पहली बार अपनी टीम के साथ ओपन डिस्कशन की। पहले वो हर चीज़ अकेले करने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार उसने कॉन्शियसली टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ्स को देखा और काम बांटना शुरू किया। अचानक उसे एहसास हुआ कि जब टीम एक साथ काम करती है तो रिजल्ट्स बेहतर आते हैं। न सिर्फ प्रोजेक्ट स्मूथली चला, बल्कि पहली बार उसके कॉलीग्स ने उसकी तारीफ की कि वो एक अच्छे टीम प्लेयर की तरह एक्ट कर रहा है। अर्नव, इट्स ग्रेट टू वर्क विथ यू दिस वे। पहले हम सबको लगता था कि तुम सिर्फ खुद के लिए काम करते हो, बट दिस इज अ गुड चेंज, एक कॉलीग ने कहा। यह सुनकर अर्नव को खुशी हुई। घर पर भी उसने एक छोटा बदलाव किया। पहले जब उसके पेरेंट्स या दोस्त उसे टाइम देने को कहते तो वो हमेशा एक एक्सक्यूज बना लेता, लेकिन अब उसने कॉन्शियसली उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया। रात के खाने के बाद उसने अपने पापा के साथ बैठकर उनके पुराने कॉलेज के किस्से सुने और उसे पहली बार लगा कि उसने कितना कुछ मिस किया था। धीरे धीरे उसने एक नया माइंडसेट डेवलप करना शुरू किया। अगर मैं ग्रो कर रहा हूं तो मुझे दूसरों को भी साथ लेकर चलना चाहिए। फिर एक दिन उसे एक बड़ा मौका मिला। उसकी राइटिंग अब धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रही थी। एक छोटी पब्लिशिंग कंपनी ने उसकी कहानियों में इंटरेस्ट दिखाया और उसे एक ऑफर दिया। वो उनकी वेबसाइट के लिए रेगुलर कंटेंट लिख सकता था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे अपने ऑफिस के काम को भी बैलेंस करना होगा। पहले वाला अर्नव शायद तुरंत हाँ कह देता और फिर खुद को ओवरबर्डन कर लेता, लेकिन अब उसने सोचा, हाउ कैन दिस बी अ विन विन। उसने अपने बॉस से डिस्कस किया कि अगर उसे कुछ फ्लेक्सिबल स्केड्यूल मिले तो वो ऑफिस के काम को और एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है। बदले में वो कंपनी के लिए इंटरनल ब्लॉग्स और क्रिएटिव कंटेंट लिख सकता है जो कंपनी की ब्रांडिंग में हेल्प करेगा। पहले तो बॉस ने सोचा कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है, लेकिन जब अर्नव ने अपने आइडियाज शेयर किए और बताया कि कैसे ये कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल होगा, तो सरप्राइजिंगली बॉस ने उसकी बात मान ली। साउंड्स इंटरेस्टिंग अर्नव, अगर तुम कंपनी के लिए भी कुछ वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट कर सकते हो तो तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। लेट्स ट्राई इट फॉर अ मंथ, बॉस ने कहा। यह उसकी पहली नेगोशिएशन थी जहां उसने सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचा, बल्कि दोनों पक्षों के लिए बेस्ट सॉल्यूशन खोजा। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मुझे समझ आ रहा है कि असली सक्सेस तब होती है जब सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ बाकी लोग भी जीतें। अर्नव को अब धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि असली सक्सेस सिर्फ इंडिविजुअल अचीवमेंट से नहीं आती, बल्कि रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन को सही तरीके से मैनेज करने से भी मिलती है। उसने थिंक विन विन के जरिए कोलैबोरेशन और म्यूचुअल बेनिफिट को समझा, लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग थी, असली कनेक्शन। वो अब भी कई बार आर्ग्यूमेंट्स में फंस जाता था, खासकर ऑफिस में। जब भी कोई डिसएग्रीमेंट होता तो वो अपनी बात समझाने की जल्दी में रहता, बजाय इसके कि सामने वाले की बात को पूरी तरह सुने। उसे लगता था कि अगर वो लॉजिकल है और सही बोल रहा है तो लोग नेचुरली उसकी बात मान लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। घर पर भी कुछ सिमिलर इश्यूज थे। उसके पापा जब भी कोई एडवाइस देते तो उसे लगता कि वो आउटडेटेड सोच रहे हैं। वो अपनी बात साबित करने में लग जाता, लेकिन कभी ये समझने की कोशिश नहीं करता कि उनके नज़रिए से चीज़ें कैसी दिख रही हैं। एक दिन जब उसने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को फिर से खोला तो अगला लेसन था, सबसे पहले समझने की कोशिश करो, फिर समझे जाने की कोशिश करो। ज्यादातर लोग सुनने की कोशिश नहीं करते, वे सुनने की कोशिश करते हैं ताकि वे उत्तर दे सकें। अर्नव ने यह लाइन 2 बार पढ़ी। उसे लगा कि यह उसके ऊपर पूरी तरह फिट बैठ रही थी। वो खुद को एक अच्छा कम्युनिकेटर समझता था, लेकिन क्या वो सच में दूसरों को समझने की कोशिश कर रहा था या फिर बस जवाब देने की जल्दी में था? अगले कुछ दिनों तक उसने खुद को ऑब्जर्व किया। जब भी कोई उससे बात करता वो अपने दिमाग में रिप्लाई तैयार करने लगता, बजाय इसके कि सामने वाले की पूरी बात सुने। अब उसने एक नया एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। वो पहले पूरी तरह से सुनने की कोशिश करेगा, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए। पहला मौका ऑफिस में ही मिला। एक दिन उसकी टीम में एक जूनियर विकास उसके पास आया और बोला, भाई मुझे लगता है कि हमारे प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजी में कुछ इशू है। पहले वाला अर्नव तुरंत अपना डिफेंस मोड ऑन कर देता,
नहीं, स्ट्रैटेजी सही है, तुम शायद पूरी तरह समझे नहीं हो। लेकिन इस बार उसने कॉन्शियसली खुद को रोक लिया। उसने पूछा, क्या इशू लग रहा है तुम्हें? विकास ने कुछ हिचकिचाहट के बाद समझाना शुरू किया कि कैसे उनकी स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव नहीं होगी और कुछ इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं। पहली बार अर्णव ने खुद को सिर्फ सुनने पर फोकस करते हुए पाया, बिना बीच में टोकने, बिना काउंटर आर्ग्यूमेंट देने। जब विकास ने अपनी बात पूरी कर ली तब अर्णव ने सोचा, शायद यह सच में एक वैलिड पॉइंट है। तुम्हारी बात में दम है, अर्णव ने कहा। चलो इस पर कुछ और सोचते हैं और कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं। विकास का चेहरा ब्राइटन हो गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अर्णव उसकी बात को इतनी सीरियसली लेगा। यह पहली बार था जब अर्णव ने महसूस किया कि सिर्फ सुनने भर से ही लोगों के साथ उसका रिश्ता बेहतर हो सकता है। घर पर भी उसने ये टेक्निक अपनाई। एक रात जब उसके पापा फिर से करियर और स्टेबिलिटी को लेकर बात करने लगे तो इस बार अर्णव ने रिएक्ट करने की बजाय पहले उन्हें पूरा सुना। बेटा, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम फाइनेंशियली सिक्योर रहो। राइटिंग अच्छी बात है, लेकिन जॉब भी इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि तुम रिस्क लो और फिर बाद में पछताओ। पहले अर्णव इस बात को एक रिस्ट्रिक्शन की तरह देखता था। उसे लगता था कि उसके पापा उसकी एम्बिशन को समझ नहीं रहे। लेकिन इस बार उसने सोचा, शायद वो डर रहे हैं कि मैं स्ट्रगल करूंगा, क्योंकि उन्होंने खुद कभी स्टेबिलिटी के लिए फाइट किया होगा। इस बार उसने काल्मली जवाब दिया, पापा, मैं आपकी कंसर्न को समझता हूं। आप नहीं चाहते कि मैं किसी ऐसी चीज में अपना टाइम लगाऊं जो फ्यूचर में रिस्क बन जाए, लेकिन मैं इसे वेल प्लान तरीके से कर रहा हूं। जॉब मेरी प्रायोरिटी रहेगी, लेकिन मैं राइटिंग को भी स्लोली बिल्ड करूंगा। उसके पापा पहली बार शांत दिखे। अगर तुमने सब सोच रखा है तो ठीक है, मुझे बस ये देखना था कि तुम बिना सोचे समझे कोई बड़ा कदम तो नहीं उठा रहे, उन्होंने कहा। पहली बार अर्णव को लगा कि रियल कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अपनी बात रखना नहीं होता, बल्कि सामने वाले के इमोशंस और पर्सपेक्टिव को भी समझना होता है। अब जब भी वो किसी से बात करता तो एक नया मांट्रा फॉलो करता, पहले समझो फिर समझाओ। धीरे धीरे उसने देखा कि लोग उसके साथ ज्यादा ओपनली बातें करने लगे थे। उसके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने लगे थे और सबसे बड़ी बात, उसका खुद का पर्सपेक्टिव बड़ा हो गया था। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, पहले मैं सोचता था कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है खुद को एक्सप्रेस करना। अब समझ आ रहा है कि असली कम्युनिकेशन तब होता है जब मैं पहले दूसरे इंसान को पूरी तरह समझूं। अर्णव की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। उसने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से बहुत कुछ सीखा था। प्रोएक्टिवनेस, क्लैरिटी, प्रायोरिटाइजेशन, कोलैबोरेशन और एम्पैथेटिक लिसनिंग। लेकिन असली सवाल यह था, क्या ये सब असल जिंदगी में उसे पूरी तरह बदल पाएगा? अब तक उसने हैबिट्स को इंडिविजुअली समझा था, लेकिन क्या ये सब मिलकर उसकी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते थे? एक दिन ऑफिस में एक बड़ा इश्यू हो गया। उनकी कंपनी का एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट डील से पीछे हट रहा था। मैनेजमेंट ने पूरी टीम को अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, बॉस ने कहा। या तो हम अग्रेसिवली नेगोशिएशन करें और क्लाइंट को किसी भी तरह रोकें, या फिर हम इसे जाने दें और नए क्लाइंट्स पर फोकस करें। पूरी टीम हीटेड डिस्कशन में लग गई। कोई कह रहा था कि फोर्सफुल नेगोशिएशन करनी चाहिए, कोई कह रहा था कि एच में डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। अर्णव भी सोच में पड़ गया। पहले वाला अर्णव शायद तुरंत कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देता, लेकिन अब वो सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड को फॉलो कर रहा था। उसने क्लाइंट की पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश की। अगर वो पीछे हट रहे हैं तो उनके लिए कोई जेन्युइन इश्यू होगा। क्या हम क्लाइंट से प्रॉपरली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी असली प्रॉब्लम क्या है? अर्णव ने पूछा। बॉस ने चौंक कर उसे देखा। मतलब हम सिर्फ अपनी तरफ से सोच रहे हैं। शायद उन्हें कोई फाइनेंशियल या स्ट्रेटेजिक इश्यू हो। क्या हमने उनसे एम्पैथेटिकली बात करने की कोशिश की? बॉस ने कुछ देर सोचा और फिर अर्णव से कहा, तुम्हें क्या लगता है एच में कैसे अप्रोच करना चाहिए? अर्णव ने सजेस्ट किया कि एक मीटिंग सेटअप की जाए जहां वे क्लाइंट की कंसर्न्स को पहले समझने की कोशिश करें, फिर सॉल्यूशन प्रपोज करें। अगले दिन क्लाइंट के साथ मीटिंग हुई। जब टीम ने पहले उनकी कंसर्न्स सुनी तो पता चला कि उनका बजट कट गया था और वे डील अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो क्या यह परमानेंट डिसीजन है? अर्णव ने पूछा।
नहीं, लेकिन अभी के लिए हमें रोकना पड़ेगा, क्लाइंट ने कहा। अगर हम आपको कुछ फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन दें और कुछ कस्टमाइजेशन करें तो क्या आप डील रिकंसिडर करेंगे? क्लाइंट ने सोचा और बोला, अगर ऐसा हो सकता है तो हम इंटरेस्टेड होंगे। मीटिंग खत्म होते ही बॉस ने अर्नव की तरफ देखा। दिस वाज स्मार्ट। हम एग्रेसिव टैक्टिक्स अपना सकते थे, लेकिन शायद क्लाइंट फिर कभी वापस नहीं आता। अब हमारे पास एक बेटर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का मौका है। अर्नव को पहली बार एहसास हुआ कि ट्रू सक्सेस सिर्फ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से नहीं, बल्कि डीप अंडरस्टैंडिंग से आती है। घर पर भी चीजें बदलने लगी थी। अब जब उसके पापा उससे करियर के बारे में बात करते तो वो पहले उन्हें पूरी तरह सुनता। उसने अपनी जॉब और राइटिंग के बीच बैलेंस बना लिया था। एक दिन रात को पापा ने उसे बुलाया और कहा, तू सच में बड़ा हो गया है बेटा। पहले तुझसे बात करना मुश्किल लगता था, लेकिन अब लगता है कि तू सच में समझता है। यह सुनकर अर्नव को खुशी हुई। शायद पहली बार उसे लगा कि उसने सिर्फ अपने करियर में नहीं, बल्कि अपने रिश्तों में भी ग्रोथ की है। कुछ महीनों बाद अर्नव की पहली किताब पब्लिश हो गई। ये उसके लिए एक बड़ा मोमेंट था। उसने सिर्फ किताब नहीं लिखी थी, बल्कि खुद को एक कंप्लीटली डिफरेंट इंसान के रूप में ट्रांसफॉर्म किया था। जब उसकी किताब लॉन्च हुई तो उसके दोस्त, परिवार और ऑफिस के लोग सब मौजूद थे। लॉन्च के बाद जब वो अपनी किताब को हाथ में लेकर बैठा तो उसने किताब के आखिरी पेज पर लिखा, सक्सेस सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि सही माइंडसेट और सही हैबिट्स का रिजल्ट होती है। अर्नव की जर्नी अब अपने अंतिम मुकाम पर थी। उसने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से बहुत कुछ सीखा था। हर आदत ने उसे एक नया पर्सपेक्टिव दिया, जिससे उसकी लाइफ में बदलाव आया। लेकिन क्या ये बदलाव सिर्फ टेम्पोरेरीली थे या उसने सच में एक नई सोच को अपना लिया था? आज जब वह अपनी पहली किताब के लॉन्च इवेंट में बैठा था तो उसके दिमाग में पिछले कुछ महीनों की यादें घूम रही थीं। ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन हर स्टेप पर उसने कुछ सीखा था। बी प्रोएक्टिव, जिम्मेदारी खुद लो। पहली चीज़ जो उसने सीखी थी वो थी बी प्रोएक्टिव, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाना। पहले वो हमेशा एक्सटर्नल सिचुएशंस को ब्लेम करता था, कभी ऑफिस, कभी फैमिली एक्सपेक्टेशंस, कभी टाइम की कमी। लेकिन जब उसने समझा कि वो खुद चूज कर सकता है कि किसी सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करना है, तो चीज़ें बदल गईं। अब जब भी कोई चैलेंज आता वो एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, बल्कि सॉल्यूशंस ढूंढता। यही माइंडसेट चेंज उसकी ग्रोथ का पहला कदम था। बिगिन विद द एंड इन माइंड, स्पष्ट लक्ष्य तय करो। इसके बाद उसने बिगिन विद द एंड इन माइंड को अपनाया। पहले वो बिना किसी क्लियर गोल के काम करता था, लेकिन फिर उसने अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए। उसने खुद से पूछा, मैं आखिर चाहता क्या हूं? जब उसने एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखा तो उसे क्लैरिटी मिली। उसे समझ आया कि वो सिर्फ जॉब में सरवाइव करने के लिए नहीं, बल्कि राइटिंग को अपने पैशन के रूप में ग्रो करने के लिए मेहनत कर रहा है। उसने छोटे छोटे स्टेप्स बनाए और धीरे धीरे अपनी डायरेक्शन सेट की। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जरूरी चीजों को प्राथमिकता दो। जब गोल्स क्लियर हो गए तो अगला स्टेप था पुट फर्स्ट थिंग्स। फर्स्ट जो सबसे जरूरी है उसे पहले करो। पहले वो रैंडम चीजों में टाइम वेस्ट करता था, लेकिन अब उसने अपनी प्रायोरिटीज सेट की। उसने सीखा कि अर्जेंट काम हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होते और इंपॉर्टेंट काम हमेशा अर्जेंट नहीं होते। उसने अपनी एनर्जी और टाइम को स्मार्टली मैनेज करना शुरू किया। राइटिंग, जॉब और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना उसके लिए आसान हो गया। थिंक विन विन, सबके लिए फायदेमंद समाधान खोजो। धीरे धीरे उसने ये भी समझा कि सक्सेस सिर्फ कंपटीशन नहीं है, सब साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। थिंक विन विन ने उसे सिखाया कि म्यूचुअल बेनिफिट को प्राथमिकता देना ज्यादा बेहतर होता है। ऑफिस में जब उसने अपनी टीम को इन्वॉल्व करना शुरू किया तो टीम वर्क इंप्रूव हुआ। घर में जब उसने अपने पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव को समझा तो उनके साथ उसका बॉन्ड मजबूत हुआ। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड को अपनाया। पहले वो हमेशा अपनी बात साबित करने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसने एम्पैथेटिक लिसनिंग को अपनाया। इस बदलाव से उसकी रिलेशनशिप्स में गहरा फर्क पड़ा। ऑफिस में जब उसने जूनियर कॉलीग्स की बातें सुनी तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। घर में जब उसने अपने पापा को पहले समझने की कोशिश की तो उनकी एक्सपेक्टेशंस और फियर्स उसे ज्यादा क्लियर हुए। अंतिम बदलाव एक नई सोच।
अब जब अर्णव अपनी किताब को हाथ में लिए लॉन्च इवेंट में बैठा था तो उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ हैबिट्स नहीं सीखी थी, उसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया था। जब लोगों ने उससे पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी सीख क्या रही, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, सक्सेस सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं बल्कि सही माइंडसेट और सही हैबिट्स का रिजल्ट होती है। ये उसकी जर्नी का अंत था, लेकिन एक नए सफर की शुरुआत भी। अर्णव अपनी किताब के लॉन्च इवेंट में बैठा, चारों तरफ उसके दोस्त, परिवार और ऑफिस के लोग थे। स्टेज पर उसकी पहली किताब रखी थी, एक ऐसी किताब जिसे लिखने का सपना उसने बहुत पहले देखा था, लेकिन अब जाकर पूरा हुआ था। वो सोचने लगा कि अगर उसने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल नहीं पढ़ी होती तो शायद आज वो यहां नहीं होता। किताब ने उसे सिर्फ बेहतर इंसान बनने में मदद नहीं की थी, बल्कि उसे खुद को समझने और जिंदगी को नए नजरिए से देखने का तरीका सिखाया था। उसने उन आदतों को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतारा और उन पर अमल किया। पहला सबक था बी प्रोएक्टिव, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। पहले जब भी कोई दिक्कत आती वो बाहरी चीजों को ब्लेम करता था, कभी टाइम की कमी, कभी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस। लेकिन फिर उसने सीखा कि असली बदलाव तब आता है जब हम हालात को दोष देने की बजाय उन पर अपना कंट्रोल लाने की कोशिश करते हैं। उसने छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस पर काम करना और हर सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। दूसरा सबक था बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी जिंदगी में स्पष्टता लाना। पहले वो बस हर दिन को जैसे तैसे निकाल रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा, आखिर मैं करना क्या चाहता हूं। उसने एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखा जिसमें उसकी वैल्यूज, गोल्स और लॉन्ग टर्म विजन था। यह स्टेटमेंट उसे हर दिन रिमाइंड कराता कि उसे किस डायरेक्शन में बढ़ना है। अब उसके पास सिर्फ सपने नहीं थे बल्कि उन्हें पूरा करने का एक प्लान भी था। जब डायरेक्शन क्लियर हो गई तो अगला चैलेंज था सही प्रायोरिटीज सेट करना। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट ने उसे सिखाया कि सिर्फ अर्जेंट चीजों पर नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना जरूरी है। पहले वो छोटी छोटी चीजों में उलझ जाता था जिससे उसकी राइटिंग और सेल्फ ग्रोथ के लिए टाइम ही नहीं बचता था। लेकिन जब उसने अपनी प्रायोरिटीज सेट की तो उसने जाना कि सही प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट से हर काम को बैलेंस किया जा सकता है। धीरे धीरे उसने समझा कि जिंदगी सिर्फ पर्सनल सक्सेस के बारे में नहीं है बल्कि ये इस बारे में भी है कि हम दूसरों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। थिंक विन विन ने उसे सिखाया कि कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन जरूरी है। जब उसने दूसरों के साथ काम करने के नए तरीके अपनाए तो उसने देखा कि कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट से रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड पर काम किया। पहले वो हर कॉन्वर्जेशन में अपनी बात साबित करने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसने एम्पैथेटिक लिसनिंग को अपनाया। उसने दूसरों की फीलिंग्स, इमोशंस और पर्सपेक्टिव्स को समझना शुरू किया। इससे उसकी रिलेशनशिप्स और भी बेहतर हुई, घर पर, ऑफिस में और दोस्तों के साथ। अब जब वो अपनी किताब की तरफ देख रहा था तो उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ किताब नहीं लिखी थी, उसने अपनी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाया था। ये सफर सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस तक सीमित नहीं था बल्कि एक ऐसे इंसान बनने का था जो अपनी जिंदगी को बेहतर समझता था, जो अवेयर था और जो खुद को और दूसरों को समझने की कोशिश करता था। इवेंट में जब उससे पूछा गया, अगर तुम एक लाइन में अपनी सबसे बड़ी सीख बताओ तो वो क्या होगी, अर्णव मुस्कुराया और जवाब दिया, सक्सेस सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं बल्कि सही माइंडसेट और सही हैबिट्स का रिजल्ट होती है। आज उसकी किताब लॉन्च हो रही थी, लेकिन यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। उसकी जर्नी अभी भी जारी थी और शायद ये सफ़र कभी ख़त्म होने वाला नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।